इस वक्त सूरत हाल बहुत नाजुक है, ये तो आप सुन ही रहे हैं। आप ये भी सुन रहे हैं कि अमेरिका अपने तैयारे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेज रहा है ईरान की तरफ। आप ये भी सुन रहे हैं कि ईरान भी अच्छी तरह अपनी तैयारी कर चुका हुआ है। लेकिन शायद अभी तक किसी ने आपको ये नहीं बताया कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, उसने हालिया ऐलान किया है कि अपनी एक और बड़ी खेप, अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए या ईरान पर हमला करने के लिए एक और बहुत बड़ी चीज़ ईरान की तरफ भेज रहा है। और अब तक अमेरिका ने ईरान को ज़ेर करने के लिए कितनी चीज़ें ईरान के आसपास डिप्लॉय कर दी हैं। मैं वो उस इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा जो पहले से आपको मालूम है, जो मैं भी दे चुका हूँ, बाकी सहाफ़ी भी दे चुके होंगे कि कतर में बेसिस हैं, सऊदी अरब में बेसिस हैं, तुर्की में फ़ौजी अड्डे हैं, आसपास फ़ौजी अड्डे नहीं। जो इन दिनों में ट्रंप ने भिजवाया है ईरान की तरफ, वो क्या क्या है, एक तो वो, और दूसरा ये कि ईरान के पास अब नया क्या है। ईरान किस तरह से स्वागत करेगा अमेरिकन फोर्सेस का और क्या हशर करेगा उनको, तो आज की वीडियो उस पर बेस है। दोस्तों, ट्रंप आर्माडा की बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि आ जाओ हम तैयार हैं, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, अमेरिका के पास क्या क्या है वहां पे, ईरान के पास क्या क्या है जवाब देने के लिए, और अगर सच में कुछ हुआ तो दुनिया पे इसका असर क्या होगा, ईरान क्या करेगा। आज की वीडियो में आपको पूरा हिसाब किताब में समझाऊंगा, हर जहाज, हर मिसाइल, हर बेस, हर नंबर, लेकिन ऐसे समझाऊंगा कि आप कोई मिलिट्री डिग्री की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। सिर्फ ध्यान से सुनना है आपने पूरी वीडियो को। सबसे पहले है यूएसएस अब्राहम लिंकन, आर्माडा का दिल जिसको कहा जा रहा है। आर्माडा, ट्रंप का आर्माडा, यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये अमेरिका का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। न्यूक्लियर पावर्ड मतलब इसको डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होती, ये सालों तक बिना फ्यूल के, बिना ईंधन के चल सकता है। अक्सर लोग जब सुनते हैं कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, उनको लगता है कि इसमें न्यूक्लियर हथियार है इसलिए इसको न्यूक्लियर पावर कहते हैं। नहीं, ये इसका जो इंजन है वो न्यूक्लियर पावर पे चलता है। अच्छा, उसके बाद इस जहाज पे जिसका मैं भी जिक्र कर रहा हूँ, अब्राहम लिंकन, जो न्यूक्लियर पावर्ड है, इस जहाज पे 90 से ज्यादा लड़ाकू तैयारे, जंगी तैयारे मौजूद हैं। अब जरा सुनिए कि कौन कौन से, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं। F/A-18 सुपर हॉर्नेट्स, ये अमेरिका का मेन फाइटर जेट है, जमीन पे भी मार कर सकता है, हवा में भी। फिर F-35C लाइटनिंग, ये स्टेल्थ फाइटर है, मतलब रडार पे नजर नहीं आता, दुश्मन को पता ही नहीं चलता कब आया कब चला गया। फिर है जनाब EA-18G ग्राउलर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जहाज है, दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन को बंद कर देता है, इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है E-2D हॉक आइज, ये आसमानी आंख है एक तरह से, 500 किलोमीटर दूर तक सब कुछ देख सकती है बड़े आराम से दोस्तों। फिर आता है MH-60 यानी MH-60 हेलीकॉप्टर्स, ये रेस्क्यू और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए होते हैं। ठीक हो गया। और ये सिर्फ मैं आपको कैरियर की बात बता रहा हूं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसकी बात बता रहा हूं। अब नाज़रीन, बात यह है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है वो अकेला नहीं होता, साथ में आता है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। अब जरा इसको समझिएगा, वो कौन कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। USS सुप्रेनस, ये डिस्ट्रॉयर है, तस्वीर आपके सामने आ गई होगी, आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉयर होता क्या है, आपने पहले देखा होगा फिल्मों में आई गेस। फिर आता है USS फ्रैंक E पीटरसन जूनियर, ये भी डिस्ट्रॉयर है। उसके बाद USS माइकल मर्फी डिस्ट्रॉयर, ये भी डिस्ट्रॉयर है। ये तीनों और लीग बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं। ये क्या होता है बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स, ये भी आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा, मैं डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इनमें क्या क्या होता है, इसके अंदर होता क्या है, इन डिस्ट्रॉयर्स के अंदर क्या क्या होता है। ये टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स होते हैं। टॉमाहाक का नाम आपने अक्सर वीडियोस में सुना होगा, ट्रंप भी कहता है कि मैं टॉमाहाक से मारूंगा, मैं ये करूंगा, टॉमाहाक भेज दूंगा। टॉमाहाक ये मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर तक सीधा टारगेट पर वार कर सकता है, इतना खतरनाक है। फिर AEGIS, AEGIS, ये दुनिया का सबसे एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, समझ गए आप। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये सब और लीग बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, इनके ऊपर AEGIS के नाम से एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जैसे S-400 है रशिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ऐसे AEGIS जो है वो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये पूरा ग्रुप नाजरीन 26 जनवरी को अरेबियन सी में पहुंच गया, यानी बहेरा अरब में पहुंच गया था। इंडो पैसिफिक से जहां चाइना का मुकाबला होना था, वहां से इसको हटा के यहां पे इस मकाम पे लाया गया।
अब आप समझे कि अमेरिका ने चाइना वाला फ्रंट छोड़ा है ईरान के लिए, यानी ये बात कितनी सीरियस है। जो लोग अब भी कहते हैं कि शायद हमला नहीं होगा, आप सोचिए कि चाइना वाला पूरा हिस्सा खाली कर दिया। इस पूरे ग्रुप को चाइना के लिए भेजा गया था ताकि चाइना पे आंख रखी जा सके और चाइना को डिटर किया जा सके। अब आते हैं दोस्तों कि और कितने कैरियर्स हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर है बेसिकली होता क्या है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है चलता फिरता कैंटोनमेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं, लिंकन जो है, अब्राहम लिंकन, वो अकेला नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस कार्ल विंसन ये पहले से उस रीजन में था, फिर यूएसएस निमिट्स ये भी पहले से रीजन में है, यूएसएस हैरी एस ट्रूमन ये अटलांटिक से आ रहा है, और यूएसएस जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ये भी तैयारी में है। अगर ये सारे आ गए नाजरीन, तो हर कैरियर पे 70 से 90 तैयारे होते हैं। 4 कैरियर्स मतलब 300 से ज्यादा लड़ाकू तैयारे सिर्फ समंदर में। ये इतनी ताकत है दोस्तों कि छोटे छोटे मुल्क मिला के भी इतनी एयरफोर्स जो है वो नहीं रखते। और ये सिर्फ नेवी की बात कर रहा हूं, अभी एयरफोर्स नहीं है, याद रखो ये तैयारे नेवी के हैं, एयरफोर्स अलग है। अब मैं आपको बताता हूं हवा में कितनी ताकत है। आपने दोस्तों घबराना नहीं है, मैं अभी आपको ईरान की ताकत भी बताऊंगा, अभी आपको अमेरिका की ताकत बता रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। F-15E स्ट्राइक ईगल ये डुअल रोल फाइटर होता है, यानी इसके ये 2 रोल्स एक साथ निभा सकता होता है। मतलब ये कि हवा में भी लड़ सकता है और जमीन पर भी बॉम्ब गिरा सकता है। और ये कहां से आए हैं? ये अमेरिका से सीधा उर्दन पहुंचे, जॉर्डन पहुंचे। किस लिए? ईरान पर हमला करने के लिए। और अफसोस की बात यहां पे ये है कि इनको स्टेशन किसने दिया? एक और मुसलमान मुल्क उर्दन ने। अब आपको जो सपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके बारे में बता रहा हूं। देखिए, एक होता है डायरेक्ट जंगी एयरक्राफ्ट जिसका काम होता है सीधा सीधा हमला करना, बॉम्ब गिराना, दुश्मन को टारगेट करना, डॉग फाइट करना। इनकी सपोर्ट के लिए भी एयरक्राफ्ट होते हैं जिनके बगैर ये एयरक्राफ्ट फंक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहले KC-135 टैंकर्स, ये हवा में फ्यूल भरते हैं, मतलब जो जंगी तैयारे हैं वो लैंड किए बगैर घंटों उड़ सकते हैं। फिर आता है C-17 ग्लोब मास्टर, ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज है। 1 जनवरी से अब तक दर्जनों C-17 कतर और सऊदी अरेब में लैंड किए हैं। इनमें टैंक्स होते हैं, इसके अंदर आर्मर्ड व्हीकल्स होती हैं, इसमें फौजी साजो सामान होता है। फिर बारी किसकी आती है? फिर बारी आती है MQ-4C ट्राइटन ड्रोन्स की। ये 24 घंटे हवा में रह सकता है। जो बहरे हुर्मज है उस पर रोजाना नजर रखते हैं। अगली बारी आती है AC-130J गनशिप। ये इसके बारे में कहा जाता है ये फ्लाइंग आर्टिलरी है, हवा में रहता है और जमीन पे सीधा गोलाबारी करता है। फिर आते हैं सबसे खतरनाक चीज, वो है B-52 बॉम्बर्स। B-52 बॉम्बर्स आपने सुना होगा, ये डिएगो गार्शिया में अलर्ट पर है। B-52 न्यूक्लियर बॉम्ब्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। उनका काम भी ये होता है कि अगर किसी इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना हो तो B-52 के जरिए किया जाता है। हिरोशिमा पर भी और नागासाकी पर भी B-52 ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका था। दोस्तों, ये सब रूटीन की चीजें नहीं है। पेंटागन ने खुद कहा है कि ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं अपने मसल दिखाना, ये मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, यानी अमेरिका अपना मसल दिखा रहा है। मतलब हर ऑप्शन तैयार रखा है अमेरिका ने, चाहे एयर सुपीरियरिटी हो, मिसाइल डिफेंस हो या फिर सीधा हमला हो। अब जो अगला सेक्शन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नाज़रीन करते हैं जमीन की बात। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 63 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। इन बेसिस पे 40 से 50 हजार फौजी पहले से तैनात हैं, अब और आ रहे हैं। कौन से बेसिस? शायद आपने पहले सुने हो, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। अल उबैद एयरबेस कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है मिडिल ईस्ट में, यहां से पूरा रीजन कंट्रोल होता है। फिर बहरीन US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स है, नेवी का दिमाग यहां बैठा हुआ है। कुवैत में आर्मी की बहुत बड़ी मौजूदगी है। उर्दन में F-15E और स्पेशल फोर्सेस यहां पर मौजूद है, बता चुका हूं आपको। सऊदी अरेबिया में पेट्रियट और थाट सिस्टम्स यहां पर ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं। इराक के एन अल असद बेस है इराक में, आपको शायद यहां पे याद होगा 2020 में ईरान ने इसी बेस पे मिसाइल्स मारे थे। अभी भी अमेरिका ने इसको रीडेवलप किया, दोबारा बेहतर किया है और यहाँ पे उसने स्टेशन को आबाद किया है। अब आते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे। थॉड, आपने इसका बहुत नाम सुना होगा, अमेरिका ने इजराइल को भी फराहम किया था। THAAD थॉड, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। मैं आपको इसका मुकफ़फ़ बता रहा हूँ। थॉड का मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट कर लेता है
यानी अगर वो स्पेस में भी, अगर वो खला के पास भी पहुंच गया, जमीन के महवर से बाहर निकल गया, तो वहां पर भी उसको इंटरसेप्ट करके उस मिसाइल को मार गिराएगा। फिर आता है पेट्रियट। ये लोअर एल्टीट्यूड पे काम करता है, शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइल्स को रोकता है। दोनों सिस्टम्स इस वक्त गल्फ स्टेट्स में, खलीजी रियासतों में डिप्लॉय हैं। और अब स्पेशल ऑपरेशंस, 160th सोर नाइट स्टॉकर्स, SOAR नाइट स्टॉकर्स। ये मैं आपको उन यूनिट्स के बारे में बता रहा हूं जो आर्मी के एलीट यूनिट्स हैं अमेरिका के। ये यूएस आर्मी के सबसे एलीट हेलीकॉप्टर पायलट्स रात को अंधेरों में मिशन करते हैं। और याद रहे कि उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन भी इन्होंने किया था, ये भी इसी खित्ते में, रीजन में पहुंच चुके हैं। अगला हिस्सा एलाइज, इत्तेहादी साथी मुल्क। अमेरिका अकेला आज भी नहीं है, बहुत से यूरोपीय ममालिक नाराज हैं, लेकिन इस वक्त यूके अमेरिका के साथ खड़ा है। ब्रिटेन ने रैफ टाइफून जेट्स कतर भिजवाए हैं, RAF टाइफून जेट्स। ब्रिटेन के स्पेशल फोर्सेस भी रीजन में हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। अब आते हैं गल्फ स्टेट्स के ऊपर। देखिए इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद गल्फ स्टेट्स की वो कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ पहले थे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाल ही में सऊदी अरब ने, यूएई ने ऐलान किया है कि हम ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब ये तो ऑलरेडी चीजें डिप्लॉयड हैं। इन दो ममालिक का ये कह देना कि अमेरिका को हम, अब भले अमेरिका की बेसिस यहां पर है, पर अमेरिका को हम अपनी बेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और मैं बाकायदा तौर पे, ये कोई बेपरकी नहीं छोड़ रहा, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किए गए, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों अभी भी बहुत से मुसलमान ममालिक मौजूद हैं जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जैसे उर्दन है, बहरीन है। ये सब मिल के इतनी फौजी ताकत है कि पहले, आज से पहले अमेरिका की इतनी बड़ी फौजी ताकत नहीं देखी गई। क्यों? अफगानिस्तान आसान था, इराक भी आसान था अमेरिका के लिए। ईरान एक ऐसी गोली है जिसको अमेरिका आसानी से निगल नहीं सकता, क्योंकि ईरान ने अपना लोहा मनवा दिया है। अब हम आते हैं ईरान की तरफ। ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी मुल्क की फौजी ताकत का मवाजना करती है, उसके स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करती है। उसके मुताबिक ईरान दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी ताकतवर फौज है। 6 लाख से ज्यादा एक्टिव फौजी हैं। रेगुलर आर्मी, जिसको आर्तेश कहते हैं, वो भी मौजूद है। फिर रेवोल्यूशनरी गार्ड, IRGC यानी पासदाराने इनकलाब, ये अलग से है। ये सीधा सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, ईरान की जो ताकत है ना, वो कन्वेंशनल नहीं है, रिवायती नहीं है। ईरान सीधा अमेरिका से नहीं लड़ता, ईरान बड़ी मुख्तलिफ तरीके से लड़ता है। कैसे लड़ता है, आइए सुनिए। नाज़रीन, ईरान की असली ताकत उसके मिसाइलों में है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है, जखीरा है। कितना बड़ा, आइए आपको बताता हूं। ईरान के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान ने 2025 के बाद अपने मिसाइल स्टॉक पाइल्स को 3 गुना बढ़ा दिया। और अब सुनिए कौन से मिसाइल्स हैं ईरान के पास। सबसे पहले आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, उनकी तस्वीर भी आ जाएंगी। शॉर्ट रेंज 300 से 1000 किलोमीटर, फतेह 110, ये 300 किलोमीटर रेंज है। मोबाइल है, ट्रक पे लोड करके इसको कहीं भी ले जाके वहां पे शूट किया जा सकता है। फिर आता है जुल्फ़िकार, 700 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इराक और सऊदी बेसिस तक बड़े आराम से पहुंच सकता है। इराक में भी अमेरिकन बेस है बाय द वे। फिर आता है मीडियम रेंज, ये 1000 से 3000 किलोमीटर मार कर सकता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है शहाब 3, 2000 किलोमीटर, इजराइल तक बड़े आराम से पहुंच सकता है और पहुंचा भी था, आपको याद होगा। फिर आता है गदीर, ये 1950 किलोमीटर है और तकरीबन पूरा जो गल्फ रीजन है, मशरिक़ वस्ता का रीजन है, खासतौर पे खलीजी रीजन जो है, उसको कवर कर सकता है। फिर आता है इमाद, 1700 किलोमीटर, ये गाइडेड मिसाइल है, मतलब टारगेट पे गिरेगा लेकिन साथ साथ मनूवर भी करेगा, मूव भी करेगा। अब आते हैं दोस्तों लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो कि 3000 किलोमीटर से ज्यादा आगे जा सकते हैं। ये हैवी वॉरहेड्स ले जाने की काबिलियत रखते हैं। इनमें है कोरम शाहर, ये एक बहुत कमाल का मिसाइल है ईरान का। आज से पहले कभी आपने सुना नहीं होगा कि ईरान ने इसको आज से पहले यूज नहीं किया। 2000 से 2500 की रेंज, बल्कि इससे भी ऊपर ये आराम से वार कर सकता है। 3000 से 3500, माजरत के साथ मैंने 2000 से 2500 कहा, 3000 से 3500। फिर आता है सजील,
ये सॉलिड फ्यूल है, मतलब ये बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। ये भी 3000 प्लस की रेंज को टारगेट कर सकता है। अब दोस्तों ये समझिए, अमेरिका की बेसिस अल उबैद, अल असद बहरीन में, वो ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइल्स की रेंज में है। इजराइल मीडियम रेंज में आता है, और सबसे बड़ा खतरा जो है वो क्या है, ये मिसाइल्स मोबाइल हैं, किसी एक जगह पे टिके नहीं हुए, इनको उठा के ले जाया जा सकता है, ट्रक्स पे लोड किया जा सकता है, अंडरग्राउंड बंकर्स में इनको ले जाया जा सकता है, गारों में रखे जाते हैं। जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान को मारने की कोशिश की थी, ईरान ने सब कुछ वापस बना लिया, और बहुत सा उसका हिस्सा था जो ईरान इतना अंडरग्राउंड ले गया था कि वहां तक मिसाइल पहुंच ही नहीं पाया। जो बमबारी अमेरिका ने की थी, इजराइल ने की थी, वो बस ऊपर ऊपर से चीजें तबाह की थी उसने, क्योंकि जो मिसाइल्स मोबाइल होना वो बड़ी आसानी से बचाए जा सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली पॉइंट पर। अब जरा नेवी को देखिए। ईरान की रेगुलर नेवी में कुछ किलो क्लास सबमरीन्स हैं जो कि रशिया ने बनाए थे। ये किलो क्लास क्या होते हैं बताता हूं आपको, लेकिन जो असली खतरा है वो है IRGC नेवी, यानी पाकिस्तान इनकलाब वक्त की नेवी। IRGC नेवी अलग तरीके से लड़ती है दोस्तों। इसे कहते हैं स्वार्म टैक्टिक्स। स्वार्म कहते हैं किसी भी चीज के झमघट्टे को, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो भीड़ होती है, शहद की मक्खी, अगर इस बहुत सारी आ जाएं, या जैसे वो लोटस होता है बहुत सारा आ जाए, चिमगादड़े आ जाएं, तो उनको स्वार्म कहा जाता है। अब सोचिए, एक बहुत बड़ा अमेरिकन डिस्ट्रॉयर मौजूद है जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जहाज है, और उसकी तरफ आ रहे हैं 20 से 30 छोटी स्पीड बोट्स। ये स्पीड बोट समझ रहे हैं आप, छोटी कश्तियां जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर्स, इनकी स्पीड इतनी नहीं होती। अब सुनिए, हर बोट में, हर कश्ती में मिसाइल्स हैं या एक्सप्लोजिव्स हैं, बारूदी मवाद हैं, और सब अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। यानी फर्ज कीजिए कि ये एक चीज है, इतना सा एक जहाज है, डिस्ट्रॉयर है, बहुत बड़ी ताकत है उसकी, बड़े उस पर मिसाइल नस्ब है ये वो, लेकिन उसको 25, 30, 50 जो कश्तियों हैं उसने एक साथ उसने टारगेट किया। डिस्ट्रॉयर्स किस पर नजर रखेगा, किसको मारेगा? ये है ईरान का तरीका। महंगा जहाज, उसको सस्ती बोट्स, सस्ती कश्तियों से घेर लो, और एंटी शिप मिसाइल्स ईरान के पास हैं। मैं बताता हूं कौन कौन से। नूर, ये चाइनीज सिल्क वॉर्म की कॉपी है। एक तरह से चाइना ने टेक्नोलॉजी दी थी। चाइना का सिल्क वॉर्म जो है ना, एक एंटी मिसाइल सिस्टम, बहुत कमाल है। फिर आता है कादर, इसकी 200 किलोमीटर रेंज है। फिर आता है खलीज फारस, ये गाइडेड है, ये मूविंग शिप्स को टारगेट करता है, बड़े आराम से मार देता है। अगली चीज जो ईरान के पास है वो है माइंस। एक तो होती है बारूदी सुरंगें, एक होती है समंदरी बारूदी सुरंगें। पर्शियन गल्फ में माइंस बिछाना ईरान के लिए चुटकियों का खेल है, और ईरान पूरे पर्शियन गल्फ में यानी बहरे फारस के अंदर न जाने कितनी ऐसी माइंस बिछा चुका है। 1980 में उन्होंने इसका आगाज किया था, और अभी भी वो माइंस बिछाते जा रहे हैं। अब ड्रोन्स की बात करते हैं। शाहिद ड्रोन्स, आपने इसका नाम पहले सुना होगा। रशिया यूक्रेन में इसको यूज कर रहा है, और ईरान से रशिया ने लिए थे। ये इतने कमाल की चीज है। ईरान के पास हजारों, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, हजारों शाहिद ड्रोन्स हैं। शाहिद 1360, 2500 किलोमीटर की रेंज है इसकी। सस्ती और सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक वाला है ये, सस्ता तरीक। फिर आता है शाहिद 129, ये सर्वेलेंस भी करता है, यानी जासूसी भी करता है और अटैक भी करता है। फिर आता है मुहाजिर सीरीज, ये रिकॉनेसेंस के लिए इस्तेमाल। रिकॉनेसेंस कहते हैं, एक तो ये जासूसी करता है, मौसम का हालात देता है, मौसम के हालात बहुत जरूरी होती है जंग के लिए, बाय द वे ये कंडीशन बताएगा इलाके की, ये रिकॉनेसेंस मिशन होता है। इसके लिए ये मुहाजिर सीरीज के ड्रोन्स यूज करते हैं। अब समझिए दोस्तों, एक पैट्रियट मिसाइल अमेरिका का जो ड्रोन मारने के लिए चलाया जाता है, उसकी कीमत है $1 मिलियन से भी ज्यादा। एक शाहिद ड्रोन की कीमत है $20,000 से $50,000। मतलब ईरान 20 से 30 सस्ते ड्रोन्स भेज सकता है बड़े आराम से। अमेरिका 20 से 30 मिलियन डॉलर्स के मिसाइल्स क्या खर्च कर सकेगा उन $1.5-2 लाख के ड्रोन्स को गिराने के लिए? और उसके पास इतने होंगे तो भेजेगा ना। अब यहां पे मुझे बताइए, जरा हिसाब लगाइए, कौन जीतेगा मैथमेटिकली? थोड़ी सी मैथ्स कीजिए। आपको क्या लगता है? ईरान के पास सस्ती चीजें और बहुत ज्यादा चीजें जो इफेक्टिव है। अमेरिका के पास बहुत महंगी चीजें, इफेक्टिव वो भी है, लेकिन वो एक साथ इतनी सस्ती चीजों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर।
महंगे सिस्टम्स को सस्ते हथियारों से एग्जॉस्ट कर दो, थका दो। अब आते हैं हम एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ईरान के पास है, वो है प्रॉक्सी नेटवर्क, ईरान की खामोश फौज। अब नाज़रीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईरान सीधा नहीं लड़ता, ईरान प्रॉक्सी से लड़वाता है। प्रॉक्सी मतलब वो गिरोह जो ईरान के लिए काम करते हैं लेकिन ऑफिशियली ईरानियन नहीं होते। अब सुनिए वो कौन कौन से, आपको पहले पता होगा, बस याददाश्त के लिए बता रहा हूं। हिजबुल्लाह लबनान, ईरान की सबसे बड़ी ट्रेंड प्रॉक्सी, 1,50,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं उसके पास। इजराइल के बिल्कुल बॉर्डर पे बैठी हुई है, अक्टूबर 2023 के बाद से वो अच्छी तरह एक्टिव है। फिर हौसी यमन, रेड सी में इस वक्त उनका राज है। 2023 से अब तक वो 100 से ज्यादा अटैक्स कर चुके हुए हैं। ईरान से ड्रोन्स और मिसाइल्स उनको मिलते हैं और दुनिया की 12% ट्रेड, याद रखें 12% बहुत बड़ा नंबर होता है, 12% तिजारत उस रेड सी से गुजरती है जिस पे इस वक्त हौसियों का कब्जा है। फिर इराकी मिलिशियाज, कतैब हिजबुल्लाह, वो असैब अहलुल हक, ये दो मुख्तलिफ मिलिशियाज जो कि इस वक्त ईरान की मिलिशियाज एक्टिव है इराक के अंदर, अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर सकते हैं। शाम और इराक में इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने 2025 में इनको नई कुमक, नए मिसाइल्स, नए सिस्टम्स वो भेजे। फिर हमास, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2023 सबने देखा, उसके बाद हमास ने जैसे डट के मुकाबला किया, सबने देखा ईरान को फंडिंग करता है। एक प्रॉब्लम सिर्फ हमास के साथ ये है कि माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी, जो हम पाकिस्तानी हैं, हमने जो एक पीस अकॉर्ड या बोर्ड ऑफ पीस जो एक हालिया में ट्रम्प का बनाया हुआ है उसका हिस्सा बन गए हैं, फाउंडिंग मेंबर बन गए हैं। और अब हम अपने लोग भेजेंगे हमास को हथियारों से जो है वो जुदा करने के लिए, हमास को हम डिसमेंटल करने के लिए, हमास को ख़त्म करने के लिए। माशाल्लाह वैसे हमने फ़लस्तीनियों के लिए कुछ नहीं किया, अब हमास को ख़त्म करने के लिए हम अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं, जिसपे मैं खुद एक पाकिस्तानी और शर्मिंदा हूँ। दोस्तों, ये यूनिटी ऑफ एरिनाज डॉक्ट्रिन, इसे कहते हैं वहदतुल साहत, यानी ये बाकायदा नाम दिया गया इसको। अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो सारे प्रॉक्सीज एक साथ लड़ेंगे, लबनान से, यमन से, इराक से, गजा से, मल्टीपल फ्रंट साइमल्टेनियसली। अमेरिका एक साथ कितने फ्रंट्स पर लड़ेगा? अब आते हैं एक और उस बड़े हथियार के ऊपर जो सिर्फ ईरान के पास। जी हाँ नाज़रीन, अब वो चीज है जिसका शायद सबको पता है, लेकिन उसकी अहमियत कितनी है हम आज उजागर करते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, बहरे हुर्मस, ये एक पतली सी समंदरी गुजरगाह है ईरान और ओमान के दरमियान। कितनी चौड़ी है? बाज़ लोग कहते हैं ये 25 किलोमीटर है, बाज़ लोग कहते हैं सिर्फ 33 किलोमीटर है। हम चले 33 किलोमीटर पे इत्तफाक करते हैं। यहां से जो शिपिंग लेन गुजरती है, मैं आपको और बड़ी हैरानी की बात बता रहा हूं, जो हिस्सा एक आता है इसमें जो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है, 3 किलोमीटर, इसको बंद करना कितना आसान है। और इस पतली सी जगह से क्या क्या गुजरता है जरा सुनिए आप। रोजाना 20 मिलियन बैरल्स यहां से तेल गुजरता है। दुनिया की 20% ऑयल सप्लाई यहां से होती है। दुनिया की 27% समंदरी तेल की तिजारत, कतर की सारी LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यहां से गुजरती है। 22% दुनिया की ग्लोबल LNG ट्रेड इस 3 किलोमीटर के हिस्से से होती है दोस्तों। तो नाजरीन, ये नंबर्स याद रखिए, दुनिया का हर 5वां जो ड्रॉप है तेल का वो यहां से गुजरता है। और अगर ये बंद हो गया तो तेल की कीमत $150 से $200 फी बैरल तक जा सकती है। इस वक्त 63 से 70 के दरमियान है, 3 गुना बढ़ जाएगी। पेट्रोल, डीजल, गैस, सबकी कीमत आसमान पे जा लगेगी। और सिर्फ तेल नहीं, ये शिपिंग रूट है, कंटेनर शिप्स भी गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फूड, सब रुक जाएगा। यानी नस पकड़ लेगा ईरान पूरी दुनिया की। और ईरान ने कहा है अगर हमला हुआ तो भैया हम सबसे पहले बहरे हुर्मुज़ बंद करेंगे, यानी आपके गले पे, आपकी गिच्ची पे हाथ रखेंगे। जून 2025 में ईरान की पार्लियामेंट ने वोट भी किया था कि स्ट्रेट बंद कर देंगे जैसे ही हम पे हमला हुआ, और फाइनल फैसला इस पे सुप्रीम लीडर करेंगे। ईरान ने 1980 में माइंस बिछाए थे स्ट्रेट में, यानी इसी बहरे हुर्मुज़ में 1980 में ईरान ने बारूदी सुरंगें लगाई थी। अमेरिका को मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ा था और अभी भी वो कर सकता है, लेकिन वो मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ था। ये ईरान का न्यूक्लियर ऑप्शन है, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब के बगैर ईरान के हाथ में एक तरह से न्यूक्लियर ऑप्शन है। दुनिया की इकोनॉमी इस वक्त ईरान के हाथ में है। याद रखिए, आपके पास अर्माडा हो, आपके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो, मिसाइल्स हो, इकोनॉमी से बड़ा हथियार क्यों नहीं होता। अब आते हैं दोस्तों ईरान की कमजोरी
क्या उसका एयर डिफेंस है? लेकिन दोस्तों यहां पर अब जरा ईरान की कमजोरियां भी समझें, ये भी बहुत जरूरी है एक फेयर तज्जिया करने के लिए। ईरान की एयरफोर्स पुरानी है, उसके पास F-14 टॉम कैट्स जो कि अमेरिका से शाह ने 1970 में लिए थे, शाह के जमाने में। फिर आता है MiG-29, ये रशिया से लिए थे 1990 में, ये तब की बात है। ये अमेरिकन F-35 के सामने इनका कोई चांस ही नहीं है, नहीं टिक सकेंगे। एयर टू एयर कॉम्बैट जो होता है ना, उसमें अमेरिका जीत सकता है, अमेरिका के पास ज्यादा ताकत है। फिर आते हैं एयर डिफेंस सिस्टम। ईरान के पास है S-300, ये रशिया का सिस्टम है, आपको पता है S-300, S-400। जून 2025 में अमेरिका और इजरायली जेट्स ने इन पर हमला किया था। कहा यह जाता है कि पार्शियली इस एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचा, लेकिन ईरान ने ये एयर डिफेंस सिस्टम वापस दोबारा बिल्ड कर लिया था। लेकिन अमेरिका ने इस पर नजर रखी हुई है। अब ये पूरी तस्वीर नहीं है दोस्तों। ईरान की जो ताकत है ना, वो एयर डिफेंस में नहीं है, वो मिसाइलों में है। और जो मिसाइल है वो जमीन से आते हैं, मोबाइल लॉन्चर्स, अंडरग्राउंड या गारों से। एयर डिफेंस अगर फेल भी हो जाए ईरान का, मिसाइल्स ईरान के फिर भी चलेंगे। जून 2025 में ईरान ने बहुत कुछ सीखा भी, आप याद करें। ईरान को पता चल गया अमेरिका की कमजोरी क्या है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, 12 दिन की कैंपेन थी, न्यूक्लियर साइट्स टारगेट किए थे। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज हुआ था, ये सच है। ईरान ने कतर में अमेरिकन बेस पे जवाबी हमला किया था, ये भी सच है। दोनों तरफ नुकसान हुआ था, फिर सीज फायर हुआ था। याद रखिए, जो ताकतवर होता है वो तभी सीज फायर पे मानता है, एग्री करता है, जब सामने वाला पलट कर ऐसा जवाब दे कि ताकतवर को नानी याद आ जाए। लेकिन होता क्या है दोस्तों, आपको याद होगा कुछ महीने पहले ईरानी फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने कहा था कि हम सब कुछ वापस बना सकते थे, और हमने सब कुछ वापस बना लिया है। एग्जैक्टली यही किया है दोस्तों। ईरान ने ये मैसेज दिया है कि तुम मारो, दोबारा हम तक आओ, हम पहले से ज्यादा तैयार बैठे हैं। दोस्तों ईरान की जो स्ट्रैटेजी सबसे बड़ी है ना, बिल्कुल आखिर में बताऊंगा आपको, वो है सब्र की स्ट्रैटेजी। ईरान जल्दी नहीं करता है किसी चीज, ईरान लंबे वक्त तक टिकता है। अमेरिका के रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट खत्म करना चाहता है, यह है ईरान की ताकत। और अब जून 2025 से बड़ा बिल्डअप हो रहा है, जून 2025 से बड़ा हमला होगा। दोस्तों हम अब आपको सीधा मुकाबला में आपको बता चुका हूं कि ईरान के पास क्या कुछ है, अमेरिका के पास क्या कुछ है। दोस्तों आपने जान लिया। मैं चाहूंगा इस पे आप लोग अपना फीडबैक दें। ये जंग कभी भी हो सकती है, लेकिन हमें ये पता हो कि इस वक्त ईरान के पास कितनी ताकत है। हाँ, एक ताकत और है ईरान की, वो है उसके दोस्त। क्या उसके दोस्त चीन और रूस उसकी मदद को आएंगे? चीन ने पहले किस तरह से वेनेजुएला के सदर को अबैंडन किया, उसको छोड़ दिया बीच राह में। रशिया भी मदद करने नहीं आया, तो क्या वो ईरान की मदद करेगा? इस पे मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।